नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम उत्तराखंड के ज़िलों को कवर कर रहे थे MCQs की फॉर्म में। ठीक है, MCQs की फॉर्म में हमको ज़्यादा दिनों तक क्वेश्चंस याद रहते हैं, तो उसकी फॉर्म में हम यहाँ पे इनको कवर कर रहे हैं। अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हम पहले ही पूरी सीरीज़ कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी 13 ज़िलों को देख सकते हैं। MCQs की फॉर्म में अभी तक हमने 2 ज़िलों को कवर किया है। पहले हमने अल्मोड़ा को कवर किया, फिर हमने नैनीताल को कवर किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज के वीडियो में हम टिहरी गढ़वाल से रिलेटेड 76 MCQs को यहाँ पर देखेंगे और इन 76 MCQs के अंदर अगर आपने इनको सॉल्व कर दिया, आपका लगभग पूरा जिला कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इनको जानेंगे। आपको भी हमेशा की तरह वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपके इन 76 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टिहरी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, टिहरी की स्थापना ये की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा 1815 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर 1815 में टिहरी की स्थापना की गई सुदर्शन शाह के द्वारा। जो टिहरी का स्थापना दिवस है यानी कि 28 दिसंबर, इसे किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, टिहरी का भारत में विलय कर इसे यूपी का कौन सा जिला बनाया गया? अभी हमने ऊपर बात करी टिहरी की स्थापना। अब अगर आपको प्रश्न बनेगा कि टिहरी का जिले के रूप में गठन कब हुआ, तो यही आंसर होगा आपका 1 अगस्त 1949, जब इसे भारत में विलय किया गया। ठीक है, तो जब इसे भारत में विलय किया गया तो इसे यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हमारा 50वां जिला। अगला है, टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी का इतिहास। ये जो किताब है ये लिखी है शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, तो टिहरी का इतिहास किताब के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल है। अगर आपको पूछा जाता कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, तो ये लिखा बद्रीदत्त पांडे ने। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखा है गढ़वाल का इतिहास। लेकिन अगर आपको पूछा जाए टिहरी का इतिहास या उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है, तो वो लिखा है शिव प्रसाद डबराल ने। लेकिन एक और क्वेश्चन याद रखना है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास वो किसने लिखा है? तो यशवंत सिंह कटोच ने लिखा है। ठीक है, ये सारी किताबें हैं, ये आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न है, टिहरी के भारत में विलय के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जब टिहरी का भारत में विलय हुआ, भारत में इसका विलय कब हुआ बहुत बार पूछा गया है, ऊपर भी मैंने आपको डेट बताई, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय किया गया। ठीक है, उस समय टिहरी के शासक कौन थे? तो नरेश थे वहाँ पे मानवेंद्र शाह। ठीक है, पंवार वंश के अंतिम शासक। तो उस समय जो टिहरी प्रजामंडल था इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन बी परिपूर्णानंद पैन्यूली। उस समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए 1-2 प्रश्न और हैं, जैसा कि जब टिहरी का भारत में विलय हो गया, टिहरी लोकसभा सीट से मानवेंद्र शाह लगातार जीते जा रहे थे, तो उनको प्रथम बार हराया किसने था लोकसभा चुनाव में? तो परिपूर्णानंद पैन्यूली ने ही हराया था 1977 में। ठीक है, पहली बार इन्होंने ही हराया था। दूसरा प्रश्न इनसे बनता है कि इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, तो किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसा इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है नेपाल का पुनर्जागरण। नेपाल का पुनर्जागरण किसने लिखी है? परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। इसके अलावा संसद और संसदीय प्रक्रिया किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। और एक और किताब है इनकी देसी राज्य और जन आंदोलन, ये भी पैन्यूली जी ने ही लिखी है। एक फैक्ट इनसे रिलेटेड आपको और याद रखना है कि इन्होंने दिल्ली के अंदर भी क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनमें हिस्सा लिया था। लेकिन जब इन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया तो अपना नाम रखा रामेश्वर शर्मा। ठीक है, तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से किसे रामेश्वर शर्मा के नाम से भी जाना जाता है? परिपूर्णानंद पैन्यूली। अगला प्रश्न है, पुराने टिहरी का अन्य नाम क्या है? तो पुराना टिहरी जो कि अब डूब चुका है उसे क्या क्या कहा जाता है? उसे धनुष तीर्थ, त्रिहरी और गणेश प्रयाग, ये सभी नाम किसके हैं? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ये सभी अन्य नाम हैं पुराना टिहरी के। ठीक है, जो कि अब डूब चुका है। अगला है, टिहरी का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो टिहरी का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है ये स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण पूछेगा या फिर केदारखंड आपको ऑप्शन में देगा, एक ही बात है, क्योंकि स्कंद पुराण के 2 हिस्से हैं महत्वपूर्ण, एक है केदारखंड, एक है मानसखंड। मानसखंड यानी कि कुमाऊं की बात होगी और अगर केदारखंड पूछेगा तो गढ़वाल की बात होगी। ठीक है,
अगला है परियों का देश उपनाम से किस पर्वत को जाना जाता है। तो परियों का देश किस पर्वत को कहते हैं, ये कहा जाता है खेंट पर्वत को। और खेंट पर्वत की लोकेशन कहाँ है, तो यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, इसे अप्सराओं के लिए भी ये प्रसिद्ध है और अप्सराओं को उत्तराखंड में आचारी कहा जाता है। तो आचारी पर्वत किसको कहते हैं, ये भी खेंट पर्वत को ही कहा जाता है। ठीक है, यह आचार्यों का देश। ठीक है, अगला है टिहरी की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो टिहरी के अंदर हम अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल सीटें हैं 6। इनमें से आपने बताना है कौन सी सीट है जो आरक्षित सीट है एससी कैटेगरी के लिए, तो वो है घनसाली सीट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है हमारा राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जनपद में है। तो कल के मॉक टेस्ट पे भी हमने ये क्वेश्चन किया था, राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि टिहरी में आती है। ठीक है, और झाड़ियाँ वाला हमने कल किया था, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी टिहरी में आती हैं। अगला है टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया। तो टिहरी के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त ये किया गया था 1823 में। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। किसके द्वारा किया गया, ये किया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। तो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त 1823 सुदर्शन शाह ने किया। अगर बात करें टिहरी में कुल भूमि बंदोबस्तों की संख्या कितनी है, तो टिहरी के अंदर कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए। पाँचों आपको याद करने हैं। पहला सुदर्शन शाह ने करवाया 23 में, दूसरा करवाया 1860 में भवानी शाह ने, तीसरा करवाया 1873 में प्रताप शाह ने, चौथा जो था वो 1903 में कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया, और पांचवा और अंतिम वो था 1924 का, जो कि नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं। अगला है स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे। तो स्वामी रामतीर्थ जो थे ये 1902 में टिहरी में आए थे, और उस समय टिहरी के अंदर शासन किसका चल रहा था, कीर्ति शाह का शासन चल रहा था। कीर्ति शाह ने इनको धर्म सभा में भाग लेने के लिए फिर जापान भेजा, फिर ये वहाँ से आए, और 1906 में इन्होंने जो भिलंगना नदी है उस पर समाधि ले ली थी। तो 2 प्रश्न बनते हैं, टिहरी कब आए, 1902 में, समाधि कब ली, 1906 में। ठीक है, अगला है टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो टिहरी के अंदर जो हाईकोर्ट स्थापित कराया गया, ये कराया गया नरेंद्र शाह के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और कब करवाया इन्होंने, 1938 में टिहरी के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो टिहरी का आपने बताना है कौन सा ऐसा शासक था जिसको अंग्रेज़ों ने मदद करी गद्दी पर बैठाने के लिए। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी भवानी शाह। देखिए, जब सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है उसके बाद भवानी शाह को राजा बनना था, लेकिन कौन राजा बन जाता है, शेर शाह। कुछ टाइम के लिए इसका सौतेला भाई होता है, कुछ टाइम के लिए शेर शाह राजा बन जाता है। लेकिन उस समय कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। तो उसकी मदद से शेर शाह को गद्दी से हटाया गया और भवानी शाह को टिहरी का राजा बनाया गया। निम्न में से कौन भिलंगना की सहायक नदी है। तो भिलंगना की सहायक नदी है मेदे गंगा, बाल गंगा, दूध गंगा, और एक और है धर्म गंगा। ठीक है, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं, भिलंगना की। और भिलंगना खुद भागीरथी की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध को मंजूरी कब दी गई। तो जो टिहरी बांध था इसको पहले कौन बना रहा था, यूपी का जो सिंचाई विभाग है। तो सिंचाई विभाग को इसकी मंजूरी मिली योजना आयोग से 1972 में। तो आपको प्रश्न बनेगा टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी कब दी गई, 1972 में। इसका काम कब शुरू हुआ, 1978 में। ठीक है, अगला है टिहरी बांध विरोध समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो टिहरी बांध विरोध समिति, इसका जो गठन किया गया ये 1978 में बनाई गई। 1978 आप इसको जोड़ सकते हो साथ में कि 1978 में ही टिहरी बांध का जो निर्माण था वो शुरू हुआ, और उसी साल इसके विरोध में एक समिति का भी गठन किया गया। उसके अध्यक्ष बनाए गए विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। तो देखिए, उत्तराखंड में अंदर जितने भी बांध हैं, अगर वो कोई दूसरा बाहर का राज्य या केंद्र सरकार उसको बनाती है तो उसमें से 12% बिजली उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में फ्री दी जाती है, चाहे वो कोई भी बांध हो। तो टिहरी बांध से भी उत्तराखंड को कितनी बिजली मिलती है, 12% बिजली मिलती है। अगर आपको प्रश्न बने कि टिहरी बांध में कुल हिस्सेदार कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य इसमें हिस्सेदार हैं। एक है हमारा उत्तराखंड, एक है यूपी और एक है दिल्ली। ठीक है, ये 3 राज्य इसमें हिस्सेदार हैं।
अगला है टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है ये बनाया था जेम्स ब्रून ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो जो टिहरी का जलाशय है टिहरी बांध का, उसका कुल क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी कुल ऊंचाई पूछेगा टिहरी बांध की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला है टिहरी बांध से दिल्ली को कितना क्यूसेक पानी, पीने का पानी प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध से दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक पीने का पानी प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें यूपी को, तो यूपी को यहाँ से 200 क्यूसेक पानी प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम टिहरी जो जलाशय है उसके कुल जल धारण क्षमता की बात करें, ऊपर हमने क्षेत्रफल देखा 42 वर्ग किलोमीटर, अगर हम जल धारण क्षमता को देखें तो यह है 354 करोड़ घन मीटर, ये इसकी कुल क्षमता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, टिहरी बांध से रिलेटेड। अगर हम टिहरी बांध के बारे में और कुछ बात करें तो देखिए टिहरी बांध में हमने ऊपर बात करी कि वहाँ पे टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया 78 में, विद्यासागर नौटियाल अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने सुप्रीम कोर्ट में टिहरी डैम के खिलाफ याचिका डाली थी। और इसके अलावा 76 दिनों तक काम को रुकवा के रखा था सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कितने दिनों तक काम रुकवाया, कब रुकवाया, किसने रुकवाया, ठीक है। अगला है कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो कोटेश्वर बांध परियोजना है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रतापनगर की नींव कब रखी गई थी? तो देखिए प्रतापनगर की नींव प्रताप शाह ने रखी और ये रखी गई थी किस वर्ष? 1877 में, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है किस पंवार शासक ने सबसे पहले अपने नाम पर राजधानी बनाई? तो वो था प्रताप शाह, ठीक है, उसने प्रतापनगर बसाया 1877 में। अगला है उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी ये कहा जाता है नरेंद्र नगर को। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, नरेंद्र नगर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। और भारत में वर्तमान में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो चेरापूंजी में नहीं होती है, अब मासिन राम में होती है, ठीक है, ये भी मेघालय में ही आता है। अगला है नरेंद्र नगर का पुराना क्या नाम था? तो देखिए नरेंद्र नगर की अगर हम बात करें, अभी हमने ऊपर बात करी, इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। इसका जो पुराना नाम है वो है ओड़ा तली। नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने 1921 में करी और 1925 में नरेंद्र नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो प्रश्न बनेगा टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब बनी? ये बनाई गई 1925 में। इसका पुराना नाम क्या है? ओढ़ा तली। और नरेंद्र नगर में राजा का एक महल है जिसको आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा नरेंद्र नगर स्थित जो राजा का महल है उसे क्या कहते हैं? उसे आनंद स्पा कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें डांगधार, डांगधार किसका पुराना नाम था? ये प्रतापनगर का पुराना नाम था। कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या है? बिलोली गांव, ठीक। चलिए अगला है कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? तो कीर्तिनगर विद्रोह ये हुआ था वर्ष 1948 में, ये आपको याद रखना है। दो प्रमुख विद्रोह हुए थे, एक हुआ था कीर्तिनगर विद्रोह, एक हुआ था हमारा सकलाना विद्रोह, ठीक है। सकलाना विद्रोह के अंदर जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, ठीक है। सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1947 में। और जो कीर्तिनगर विद्रोह था इसमें दो व्यक्ति नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी, इन दोनों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ये दोनों शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से आंदोलन में, कौन से विद्रोह में शहीद हुए थे? तो कीर्तिनगर विद्रोह में वे शहीद हुए थे। अगला है राज्य में यूरेनियम के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के अंदर जो हमें यूरेनियम के संकेत मिले हैं ये प्राप्त हुए हैं टिहरी गढ़वाल से, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है किस क्षेत्र में कौवे नहीं मिलते हैं? तो कौवे किस क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं? ये नहीं मिलते हैं देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं और देवप्रयाग में ही भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहाँ पे तपस्या करी थी, ठीक है। अगर पूछेगा लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ पर करी? तो उन्होंने तपोवन में तपस्या करी थी, ठीक है। अगला है देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो जो रघुनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये देवप्रयाग के अंदर है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और यहाँ का जो ये मंदिर है किस शैली में बना है? तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, रघुनाथ शैली में द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है, रघुनाथ मंदिर।
एक और चीज़ आपको रघुनाथ मंदिर से याद रखनी है कि रघुनाथ मंदिर के जो कपाट है या इस मंदिर में जो मथुरा बौराणी हैं यानी कि माधो सिंह भंडारी के जो पुत्र वधू हैं उनका एक लेख यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कहाँ पर? रघुनाथ मंदिर में। ठीक, और किस शासक के समकालीन का है वो लेख? वो है पृथ्वीपति शाह का। अगला है पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, ये स्थित है हिंडोला खाल में। ठीक है, देखिए जब आपको, वैसे तो ये कहाँ पर है? देवप्रयाग में। हमने कहाँ पढ़ा है? देवप्रयाग में पढ़ा है, लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ पर स्थित है ये? तो हिंडोला खाल में स्थित है। तो जहाँ पर आपको पर्टिकुलर लोकेशन दे दी जाए आप उसी को टिक करेंगे। अगला है चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी मंदिर ये स्थित है चंद्रकूट पर्वत पर। ठीक है, कौन से पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि होती थी पहले, तो उस पशु बलि के ऊपर प्रतिबंध किसने लगवाया? वो लगाया स्वामी मनमथ ने। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो चंद्रबदनी मंदिर के लिए स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। ठीक है, तो भुवनेश्वरी पीठ किसको कहा गया है? चंद्रबदनी मंदिर को। ये कहाँ पर है? टिहरी में है। और इस पे जो पशु बलि होती थी उसको किसने बंद करवाया? स्वामी मनमथ ने। अगला है हमारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी स्थापना स्वामी मनमथ ने ही करी थी और ये स्थित है अंजनी सेन, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगला है कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुंजापुरी देवी मंदिर ये कहाँ पर है हमारा? ये स्थित है ऑप्शन सी नरेंद्र नगर में ये स्थित है। गणेश प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो गणेश प्रयाग यानी कि पुराना टिहरी जो बांध में डूब चुका है। ठीक है, और बांध हमें पता है किसके संगम पर बना है? ये भिलंगना और भागीरथी के संगम पर बना है। तो वहाँ पर किन नदियों का संगम होता था गणेश प्रयाग में? भिलंगना और भागीरथी। अगला है प्रतिवर्ष गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में मेला कहाँ लगता है? तो देखिए हर साल गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में मेला लगता है 21 अप्रैल को। कहाँ पर लगता है? ये चंबा में लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है चंबा में गब्बर सिंह स्मारक की स्थापना कब की गई? तो इनको, ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी, और इनको वहाँ पे फिर वो मिला था, वहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस विजेता इनको मिला था। ठीक है, शायद शहीद नहीं हुए थे। ठीक है, बहादुरी इन्होंने दिखाई थी। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक, तो गब्बर सिंह नेगी का स्मारक जो है ये 1925 में बनाया गया था चंबा के अंदर। ठीक है, शायद शहीद दरबान सिंह नेगी हुए थे और ये सबसे युवा थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। अगला है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है ये स्थित है ऑप्शन बी नरेंद्र नगर में। ठीक है, कहाँ पर है ये? नरेंद्र नगर में है। झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जो झालाकोट परियोजना है यह धर्मगंगा नदी पर स्थित है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है वो है सहस्त्र ताल। कहाँ आता है? ये टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है, अगला है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहन का ताल ये कहा जाता है महासर ताल को। ठीक है, इन तालों की जो आकृति है वो कटोरे जैसी है। ठीक है, तो कटोरे जैसी आकृति वाले ताल कौन से हैं? महासर ताल। 2 ताल है, इसीलिए इन्हें भाई बहन का ताल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल है यमताल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। राजहंस के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो राजहंस के लिए प्रसिद्ध है मंसूर ताल। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये टिहरी में ही स्थित है और ये राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है मंसूर ताल। ठीक है, पूछा जाता है कि मंसूर ताल जो है या खतलिंग ग्लेशियर के सामने कौन सा ताल है? मंसूर ताल है। अगला है टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो टिहरी रियासत के अंदर जो वन विभाग बनाया गया ये बनाया गया था 1885 में। ठीक है, अगर हम बात करें कुमाऊं वन विभाग की तो कुमाऊं वन विभाग 68 में बना, गढ़वाल वन विभाग 69 में बना और टिहरी वन विभाग ये 85 में बना। टिहरी के किस व्यक्ति को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष मानव किसको कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है 2009 में। ठीक है, 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को जो पद्म विभूषण है इससे सम्मानित किया गया। 1981 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका था जो इन्होंने लेने से मना कर दिया था। हाल ही में इनका निधन हुआ है तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके बन सकते हैं।
अगला है रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो जो रवाई किसान मेला है ये आयोजित किया जाता है चंबा में, ठीक है। तो रवाई किसान मेला कहाँ लगता है, चंबा में यह आयोजित किया जाता है। अगला है किस वर्ष रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया। तो टिहरी में शामिल किया गया रवाई परगने को, जहां बाद में जाके रवाई कांड भी होता है, इसे शामिल किया गया था 1824 में। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है टिहरी में परगने को क्या कहा जाता है। तो टिहरी रियासत में परगने को क्या कहा जाता था, परगने को ठाणा कहा जाता था, ठीक है। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो टिहरी के अंदर आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है पमाली कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है। तो पमाली कांठा बुग्याल ये स्थित है हमारा ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। बेताल कुंड कहाँ स्थित है। तो बेताल कुंड जो है ये भी हमारा कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है देवप्रयाग में, ठीक है। बेताल कुंड वैसे तो आपको इतना डिटेल में ऑप्शन नहीं देगा कि सारे ऑप्शन आपको एक ही जिले के अंदर से दे दे, आपको सीधा जिलों के नाम दे देगा या ऐसे नाम देगा जो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये तो बाहर का है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बेताल कुंड टिहरी में है। ऑप्शन आपको वो अदर जिलों के भी देगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एक ही जगह के दिए हैं सारे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगला है टिहरी में पहला खैराती दवाखाने की स्थापना कब की गई। तो टिहरी के अंदर जो पहला खैराती दवाखाना खोला गया ये खोला गया था 1876 में। देवप्रयाग का अन्य नाम क्या है। तो देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, देवप्रयाग को देव तीर्थ भी कहा जाता है और सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी देवप्रयाग को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में और यहीं से गंगा बनती है, ठीक है। यहीं पर दोनों नदियाँ मिलती हैं और फिर गंगा के नाम से आगे बहती हैं। पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से कब जोड़ा गया था। तो देखिए पौड़ी और देवप्रयाग को पुल के द्वारा जोड़ा गया था 2001 में। अगर डेट पूछेगा 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग के साथ जोड़ा गया पुल के माध्यम से। अगला है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1939 में होती है और ये स्थापना देहरादून में होती है, ठीक है। अगला है श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था। तो श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु ये कहा था ऑप्शन बी भक्त दर्शन ने कहा था, ठीक है। श्रीदेव सुमन ने जो अपना आमरण अनशन शुरू किया था, जिसको भी पूछा जाता है, ये 3 मई 1944 को इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया और 84 दिन के बाद 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे, ठीक है। इनके इस अनशन को ऐतिहासिक अनशन किसने कहा था, शेखर पाठक ने कहा था। तो आपको ये याद रखना है कि इनको अभिमन्यु किसने कहा, भक्त दर्शन ने। इनके अनशन को ऐतिहासिक अनशन किसने कहा, शेखर पाठक ने, ठीक है। अगला है प्रारंभ में टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना थी। तो शुरुआत में जब उसे योजना आयोग से मंजूरी मिली 1972 में, फिर जब उसका काम शुरू हुआ 1978 में, तो जो टिहरी बांध परियोजना थी यह केवल 600 मेगावाट की परियोजना थी। लेकिन हुआ क्या, 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आते हैं, भारत दौरे पे आते हैं और फिर टिहरी बांध को लेकर एक समझौता होता है भारत और रूस के बीच, जिसके बाद इसकी क्षमता हो जाती है 2400 मेगावाट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत में कितना था 600 और अभी वर्तमान में कितना है 2400। इसका पहला चरण 2006 में शुरू हो चुका है, ठीक है। निम्न में से किसे पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। तो पहाड़ का प्रेमचंद ये कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। इनका संबंध जो है ये टिहरी से ही है और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है, विद्यासागर नौटियाल की। इसके अलावा सूरज सबका है, उत्तर बयां है, भीम अकेला, ठीक है, टिहरी की कहानियाँ और एक इनकी आत्मकथा है मोहन गाथा जाएगा। ये सारी किसकी रचनाएँ हैं, विद्यासागर नौटियाल की हैं। अगला है टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना कब की गई। तो टिहरी रियासत के अंदर पहली बार जनगणना नरेंद्र शाह के शासनकाल में की गई थी 1921 में। टिहरी में सुरकंडा देवी मेला कब लगता है। तो टिहरी के अंदर जो सुरकंडा देवी मेला लगता है ये गंगा दशहरे पर लगता है। एक और प्रश्न बन सकता है कि सुरकंडा देवी कहाँ स्थित है, सुरकंडा देवी सिद्धपीठ या मंदिर, तो ये टिहरी में है।
देवप्रयाग में अलकनंदा की ओर स्थित कुंड कौन सा है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। और वहाँ पर भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? सास। ठीक है, अलकनंदा को बहू। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो हमेशा भगाती रहती है वो कौन है? वो सास है। तो भागीरथी कौन है? वो सास है। अलकनंदा यहाँ पे बहू है। और अलकनंदा और जो ये भागीरथी है, इन दोनों की ओर एक एक कुंड है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अलकनंदा की ओर कौन सा कुंड है? तो जो अलकनंदा की ओर है वह है वशिष्ठ कुंड और भागीरथी की ओर है ब्रह्मकुंड। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में है। ठीक है, वशिष्ठ कुंड पर्टिकुलरली अलकनंदा की ओर है, ब्रह्मकुंड भागीरथी की ओर है। गुरु वशिष्ठ और आदि शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ स्थित है? तो गुरु वशिष्ठ और आदि शंकराचार्य इन दोनों की तपस्थली है विश्वनाथ गुफा में। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए, अगला है प्रसिद्ध तोता घाटी का विस्तार किस किस जनपद में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तोता घाटी, और ये किस किस जनपद को जोड़ती है आपस में, किन किन जनपदों को आपस में मिलाती है? तो वो है टिहरी और पौड़ी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है टिहरी में गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब की गई? तो टिहरी के अंदर जो बाल सभा बनाया गया था, इस बाल सभा की स्थापना ये की गई थी 1935 में। किसके द्वारा? सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा टिहरी के अंदर बाल सभा की स्थापना की गई 1935 में। टिहरी में चला ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ढांढक आंदोलन कहाँ चला? टिहरी में चला, और ये संबंधित था मजदूरों से। अगला है टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन किसने चलाया था? तो टिहरी का जो भिलंगना क्षेत्र है वहाँ पर रक्षा सूत्र आंदोलन ये चला 1994 में, और इसको चलाया था सुरेश भाई ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और एक नारा भी इस आंदोलन में चला था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ठीक है, बहुत लंबा नारा था, लेकिन आप ये शुरुआत की 2 लाइन याद कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि ये नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन से जुड़ा है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ठीक है, टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी के अंदर ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना ये करी थी अमृतलाल ठक्कर ने। निम्न में से कौन सी मंगलेश डबराल की रचना है? तो मंगलेश डबराल की आपने रचना बतानी है। लेखक की रोटी, हम जो देखते हैं, कवि का अकेलापन, ये सभी रचनाएं हैं मंगलेश डबराल की। इनका संबंध भी टिहरी से था। अगला है टिहरी रियासत में घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो टिहरी का घंटाघर था, जो कि अभी बांध में डूब चुका है, इसका निर्माण करवाया था कीर्ति शाह ने। कब करवाया? 1897 में कीर्ति शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है टिहरी रियासत में पौनी टूटी कर किस प्रकार का कर था? तो पौनी टूटी कर ये टिहरी में लिया जाता था, और यह एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। ठीक है, अगला है टिहरी जिले का रंजगेवा क्षेत्र किस खनिज का भंडार है? तो टिहरी जिले में एक रंजगेवा क्षेत्र, और ये किस खनिज का पर्याप्त भंडार है? फॉस्फोराइट का। ठीक है, अगला है राज्य में पराशर ऋषि की वैधशाला कहाँ स्थित है? तो पराशर ऋषि की जो वैधशाला है यह कहाँ पर है? ये नरेंद्र नगर में स्थित है। टिहरी की किस महिला को किवी क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो किवी क्वीन के नाम से सीता देवी को यहाँ पे जाना जाता है, और इनका संबंध कहाँ से है? ये टिहरी से ही है। अगला है टिहरी में पहला कृषि बैंक की स्थापना कब की गई? तो टिहरी के अंदर जो प्रथम कृषि बैंक था ये 1920 में खोला गया था हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा बुग्याल टिहरी में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल है? तो ये सभी जो बुग्याल हैं, जौराई बुग्याल, कोटली बुग्याल और खासतोली बुग्याल, ये सब कहाँ हैं? ये टिहरी में स्थित हैं। अगला है बुराश खुंडा नामक पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? तो बुराश खुंडा नामक जो ये पर्वतीय स्थल है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये टिहरी गढ़वाल में आता है। टिहरी के अंदर कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे बूढ़ा केदार। बहुत बार प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि बूढ़ा केदार पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये टिहरी में है। ठीक है, और यहीं पर स्थित है अप्सरा ताल, जो हमने शुरू में बात करी थी ना कि अप्सरा ताल टिहरी में है, वो बूढ़ा केदार में ही है। एक और चीज़, नाग टिब्बा नामक जो पर्यटन स्थल है वो भी टिहरी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टिहरी जिले के कुल हमने 76 क्वेश्चंस यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा अभी आवाज़ ठीक नहीं थी तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई वीडियो के दौरान। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है और वीडियो आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।